दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और बात करते हैं अब अम्ल तथा क्षार की रासायनिक प्रक्रिया की। तो ये आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों कि प्रीवियस लेक्चर में हमने क्षार और लवण और सूचक के बारे में एकदम डिटेल में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब आज हम लोग सीखेंगे दोस्तों अम्ल और क्षार की रासायनिक प्रक्रिया क्या है। इट मींस एसिड और बेस की रासायनिक प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है, राइट। सो सबसे पहले मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं कि दोस्तों यहाँ पर टोटल हमें 6 प्रकार की केमिकल रिएक्शंस यानी कि रासायनिक प्रक्रियाएं हमें पढ़नी है एसिड और बेस की। ठीक है, कितनी टोटल 6। अब वो कौन कौन सी 6 प्रक्रियाएं हैं मैं उनकी बात कर लेता हूं। सबसे पहले तो पहले पॉइंट के अंदर हमें डिस्कस करना है पहली रिएक्शन जो कि जुड़ी हुई है लिटमस पेपर से। किससे दोस्तों? पहली जो रिएक्शन है एसिड और बेस की वो जुड़ी हुई है लिटमस पेपर और सूचकों से, राइट। सो जब भी हम लोग पहली रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पर हम लोग लिटमस पेपर और सूचक से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। तो यहां पर सेकंड पॉइंट जो डिस्कस करेंगे दोस्तों वो हम है, ठीक है, जो जुड़ा हुआ होगा सिर्फ और सिर्फ अतिक्रियाशील धातुओं से, अतिक्रियाशील धातु से, राइट। इट मीन सक्रिय धातु से, इन शॉर्ट कहें तो क्या कहें, सक्रिय धातु से। ठीक है, तो ये दूसरा, इससे रिलेटेड हम लोग रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। तीसरी जो अभिक्रिया है वो किससे संबंधित है? तीसरी जो अभिक्रिया है वो हाइड्रोजन यानी कि धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे हम लोग बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, उससे संबंधित है। और दोस्तों ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एसिड के लिए होती है। किसके लिए होती है? एसिड के लिए। ठीक है, तो ये 3 रिएक्शन। अब रिएक्शन नंबर 4 की बात करें तो उसके अंदर हमें क्या सीखना है दोस्तों? रिएक्शन नंबर 4 के अंदर हम एसिड प्लस बेस की रिएक्शन करेंगे, यानी वहां पर हम अम्ल और क्षार दोनों को आपस में जोड़ देंगे, राइट, उनको आपस में संयोजित कर देंगे, तो वो हमारी रिएक्शन नंबर हो जाएगी 4। अब बात करते हैं दोस्तों रिएक्शन नंबर 5, जहां पर हम लोग अम्ल यानी कि एसिड, इसकी प्रक्रिया हम लोग करेंगे, अम्ल की प्रक्रिया धात्विक ऑक्साइड के साथ। किसके साथ? धात्विक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, और रिएक्शन नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे क्षार की प्रक्रिया किसके साथ? अधात्विक ऑक्साइड के साथ। ठीक है, सो इस प्रकार से टोटल ये 6 टॉपिक्स को हमें कवर करना है जब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन, रासायनिक प्रक्रिया किसकी? एसिड और बेस की। ठीक है, पहली अभिक्रिया किससे संबंधित है? लिटमस पेपर एवं सूचक से। दूसरी अभिक्रिया सक्रिय धातुओं से संबंधित है। तीसरी अभिक्रिया धातु कार्बोनेट। तो दोस्तों मैं बता दूं धातु कार्बोनेट को क्या लिखा जाता है? CO3। CO3 मींस कार्बोनेट। और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि दोस्तों HCO3 जहां पर आपको दिखेगा HCO3 उसे बाइकार्बोनेट कहेंगे अथवा तो हाइड्रोजन कार्बोनेट कहेंगे। ठीक है, यह अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ एसिड के लिए ही यानी अम्ल के लिए ही होगी। चौथी, पांचवी और जो छठी रिएक्शन है वहां पर चौथे के अंदर हम लोग एसिड और बेस को आपस में जोड़ देंगे। पांचवी रिएक्शन के अंदर दोस्तों एसिड की रिएक्शन धात्विक ऑक्साइड यानी कि धातु के ऑक्साइड के साथ करेंगे। जो छठी रिएक्शन है वो दोस्तों बेस की रिएक्शन अधात्विक ऑक्साइड के साथ करेंगे, यानी कि वहां पर जो बेस है उसकी रिएक्शन हम अधातु के ऑक्साइड के साथ करने वाले हैं। ओके, सो आइए वन बाय वन इसे सीखने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे लिटमस पेपर और सूचक का क्या कार्य है एसिड और बेस के लिए। ठीक है, तो चलिए यहां पर हेडिंग डाल देते हैं दोस्तों कि एसिड क्या है और बेस क्या होता है। ठीक है, तो चलिए यहां पर बात करते हैं एसिड की। ठीक है, तो देखिए एसिड एवं बेस, इससे रिलेटेड जो हमारी पहली रिएक्शन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो दोस्तों यहां पर बात करें कि एसिड और बेस पर क्या फर्क पड़ेगा दोस्तों, तो यहां पर क्या होता है कि यदि मैं बात करूं लिटमस पेपर की तो उससे एसिड और बेस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए इसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया हुआ है, फिर से लिख देता हूं कि अम्ल यह
लिटमस पेपर को क्या करता है, कौन से, लाल लिटमस पेपर को, सॉरी नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देता है, लाल में परिवर्तित कर देता है। क्लियर, ये बेसिक चीज हमने यहां पर सीखी है लिटमस पेपर की, जो कि अम्ल से रिलेटेड है। लेकिन अगर बात की जाए दोस्तों सूचक की, तो सूचक क्या करेगा, यदि कौन सा सूचक के रूप में मैं यहां पर मिलाने जा रहा हूं दोस्तों, फिनोल्फथैलिन। ठीक है, यदि फिनोल्फथैलिन को अम्लीय विलयन में यानी कि अम्ल का जलीय विलयन कहलाएगा अम्लीय विलयन। ठीक है, अम्लीय विलयन में मिला दें तो वह उसे रंगहीन कर देता है, क्लियर, समझ में आ गया, एकदम सिंपल कि जो अम्ल है वह नीले लिटमस को किसमें, लाल में परिवर्तित कर देता है। और यदि सूचक के तौर पर हम लोग फिनोल्फथैलिन को अम्ल के जलीय विलयन में मिलाएं तो वह उसे रंगहीन यानी दोस्तों क्या, रंगहीन यानी कि होता है कलरलेस यानी कि सफेद रंग, राइट, बट उसे सफेद केमिस्ट्री में नहीं कहा जा सकता, हम लोग उसे रंगहीन यानी कि कलरलेस ही कहते हैं। ठीक है, तो ये था अम्ल का लिटमस पेपर और सूचक से संबंध। ठीक है, अब इसी तरह से बात करेंगे बेस की, यानी कि क्षार का क्या संबंध है लिटमस पेपर और सूचक से। ठीक है, तो चलिए यहां पर लिख देते हैं फटाफट। ठीक है, सूचक के बारे में यहां पर बात करने जा रहे हैं दोस्तों क्षार की। तो क्षार का क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप सभी को पता है कि क्षार या लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है, नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। ठीक है, तो क्षार यानी कि बेस या लाल लिटमस को किसमें बदल देगा दोस्तों, नीले रंग में। क्लियर, ठीक है, अब बात की जाए यदि इसमें मैं सूचक मिलाऊं तो क्या होगा, यदि फिनोल्फथैलिन क्या है दोस्तों, एक सूचक है, हाँ या ना, यदि फिनोल्फथैलिन को क्षार के जलीय विलयन में यानी कि क्षारीय विलयन, ठीक है, क्षार के जलीय विलयन में मिला दे तो वह उसे गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। किस रंग में दोस्तों, गुलाबी, इट मीन्स पिंक कलर में परिवर्तित कर देता है। आ गया समझ में, एकदम सिंपल, हाँ या ना, कि जो फिनोल्फथैलिन है वो क्षार यानी बेस को क्या कर देगा दोस्तों, गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है क्षार के जलीय विलयनों को, राइट, यानी कि पिंक कलर में कन्वर्ट कर देगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला रिएक्शन जो लिटमस पेपर और सूचक से रिलेटेड था। ठीक है, सो ये चीज अभी यहां पर हमने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और सेकंड रिएक्शन की तरफ। ठीक है, जो किससे संबंधित थी, जो संबंधित थी अतिक्रियाशील धातुओं से। ठीक है, अतिक्रियाशील धातु यानी कौन सी, तो अतिक्रियाशील धातु की अगर मैं बात करूं यहां पर, अतिक्रियाशील धातु, ठीक है, इससे संबंधित हमारा सेकंड टॉपिक था, राइट। तो यहां पर हमें क्या सीखना है दोस्तों, तो अतिक्रियाशील धातु की बात मैंने चैप्टर नंबर 1 में भी की थी और चैप्टर नंबर 3 में आने वाले दिनों में सक्रियता श्रेणी भी आपको पूरी की पूरी मैं सिखाऊंगा, चैप्टर नंबर 1 में भी मैंने बताया था। ठीक है, सो अतिक्रियाशील धातु, अतिक्रियाशील धातु के अंदर यानी कि सक्रिय धातु, ठीक है, जो सक्रिय हो, तो अब क्या प्रभाव होता है एसिड और बेस पर। जो अम्ल होते हैं दोस्तों वो सक्रिय धातु के साथ प्रक्रिया करके क्या करते हैं, वो सक्रिय धातु के साथ प्रक्रिया करने पर डायहाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। लेकिन जबकि कुछ ही अतिक्रियाशील धातु ऐसी हैं जो बेस के साथ अभिक्रिया करने पर डायहाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। ठीक है, चलिए यहां पर लिख लेते हैं कि अम्ल या
क्रियाशील धातु के साथ प्रक्रिया करके, क्रियाशील धातु के साथ प्रक्रिया करके क्या करता है दोस्तों, धातु के साथ प्रक्रिया करके H2 गैस, इट मींस इसे हम लोग कहते हैं दोस्तों डाई हाइड्रोजन गैस, डाई हाइड्रोजन गैस को मुक्त करता है, को मुक्त करता है। क्लियर? इट मींस यदि आपके पास अम्ल यानी एसिड है और उसकी रिएक्शन आप क्रियाशील धातु के साथ करोगे तो आपको H2 गैस हमेशा मुक्त होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, यदि हम लोग बात करें बेस की, तो बेस के साथ सब क्रियाशील धातु रिएक्शन नहीं करती, कुछ ही ऐसी क्रियाशील धातुएं हैं जो बेस के साथ यानी कि क्षार के साथ अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन गैस H2 गैस को मुक्त करती हैं। तो चलिए उसे भी लिख देते हैं कि कुछ ही क्रियाशील धातुएं, कुछ ही क्रियाशील धातुएं क्षार के साथ यानी कि बेस के साथ प्रक्रिया करके H2 गैस को मुक्त करती हैं। ठीक है, एकदम सिंपल हो गया। ठीक है, अब इस चीज को जो हमने लिखा है दोस्तों उसको हम लोग वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, प्रूफ करके दिखाते हैं कि क्या ये चीज सही है या नहीं। ठीक है, तो चलिए यहां पर मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं पूरी की पूरी अभिक्रिया लिखकर। ठीक है, मान लीजिए यहां पर क्रियाशील धातु के रूप में मैं क्या ले रहा हूं, Zn यानी कि जिंक, इसकी प्रक्रिया में कर रहा हूं अम्ल यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। ठीक है, तो प्रक्रिया करने पर क्या होगा दोस्तों, प्रक्रिया करने पर यहां पर बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, तो मुक्त ही होगी। आपको मैंने सिखाया कि अम्ल की प्रक्रिया यदि क्रियाशील धातु के साथ करोगे तो H2 गैस तो मुक्त ही होगी, तो यहां पर H2 तो लिख ही देना है आपको। ये क्या है, ये है जिंक जो कि क्रियाशील धातु है। ये HCl क्या है दोस्तों, अम्ल जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो जिंक की प्रक्रिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करोगे तो ये क्या बना, ये बना जिंक क्लोराइड। क्या बना दोस्तों, जिंक क्लोराइड। और ये सबसे मेन चीज थी जो कि डाई हाइड्रोजन गैस मुक्त होनी चाहिए, जो कि मुक्त हो रही है। तो यहां पर हमने जो पहला स्टेटमेंट लिखा वो हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया, प्रूफ कर दिया कि हाँ क्रियाशील धातु की प्रक्रिया एसिड के साथ होने पर डाई हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। क्या यह अभिक्रिया संतुलित है दोस्तों? चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको संतुलन करना सिखाया था। देखिए जिंक 1 है, यहां पर भी जिंक 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 1 है और यहां पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। तो यहां पर आप 2 का गुणा कर दीजिए तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 हो गया लेफ्ट में, राइट। बट क्लोरीन कितना हो गया, इससे क्लोरीन हो गया 2, तो यहां पर क्लोरीन कितना है, 2। तो यह अभिक्रिया हो चुकी है संतुलित। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों, रिएक्शन लिखना ही है। अब हमें किसकी रिएक्शन लिखनी है, अब हम रिएक्शन लिखेंगे दोस्तों सिर्फ और सिर्फ क्षार यानी कि बेस के लिए। तो कुछ ही क्रियाशील धातु अभिक्रिया करती हैं, राइट। तो उनमें से एक क्रियाशील धातु है जिंक, जो अभी हमने यहां पर ली है। वह बेस के साथ भी अभिक्रिया करता है। ठीक है, तो बेस के साथ अभिक्रिया करने पर भी वह डाई हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो यहां पर दोस्तों मैं बेस के रूप में ले रहा हूं NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यह इसके साथ प्रक्रिया करके बना देता है जिंक हाइड्रोक्साइड ZnOH ट्वाइस। ठीक है, साथ ही साथ में आपको H2 गैस इसमें भी मुक्त होती हुई दिखाई देगी। तो यहां पर हमने जो सीखा कि जो धातुएं हैं यानी कि अतिश क्रियाशील, वह बेस के साथ भी अभिक्रिया करके H2 गैस को मुक्त कर देती है। ठीक है, सो दोस्तों ये था टोटल 2 रिएक्शन जो हमने यहां पर एकदम डीप में सीखी है। ठीक है, सो अब मिलेंगे बाकी के रिएक्शन के साथ हम लोग हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।